Welcome everyone. This is Learners Academy by Biha Bloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist, and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the substance abuse counseling. Like the other counselors and psychologists, substance abuse counselors work closely with individuals and groups to identify problem behaviors and offer solutions. Substance abuse counseling, however, focus on the world of addiction and its far-reaching effects with the aim of assisting patients in finding the right path to recover and staying on the path for as long as possible. कि सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग का जो मेन गोल है, जिस तरह से बाकी साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं, इसी तरह से जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स हैं वो भी पेशेंट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ एंड ग्रुप के साथ काम करते हैं, उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उनका सलूशन जो है वो निकालते हैं। इसी तरह से उनका फोकस जो है वो एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे होता है कि एडिक्शन का जो है वो क्या इफ़ेक्ट जो है वो पड़ रहा है। इसी तरह से का जो एम है वो ये होता है कि वो पेशेंट्स की हेल्प कर सकें और पेशेंट्स को इस काबिल बना सकें कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद ले सकें, वो अपनी लाइफ को जो है वो खुद रन कर सकें। इसी तरह से उनके लिए जो है वो एक राइट पाथ जो है वो बनाते हैं कि वो इस राइट पाथ को जो है वो फॉलो करें, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है उसको फॉलो करें एंड रिकवरी की तरफ जो है वो उनको लेके जाना होता है। एंड नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स कि एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर इज़ अ प्रोफेशनल हु वर्क नॉट ओनली विद दोज हु स्ट्रगल विद सब्सटेंस अब्यूज़ बट ऑफन विद पीपल्स हु हैव ईटिंग डिसऑर्डर एंड अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक गैम्बलिंग एडिक्शंस एंड सो ऑन। अब जो सब्सटेंस अब्यूज़ प्रोफेशनल है उसका बेसिकली काम जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ काम करना होता है, ऐसे लोगों के साथ जो एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बल्कि ना सिर्फ वो एडिक्शन वाले लोगों के साथ काम करते हैं बल्कि ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके ईटिंग बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होता है या फिर जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। Those professionals spend one time counseling patients but addiction and mapping treatment plans and will aid patients in moving toward recovery. The substance abuser counselors may work generally or are specialized in the specific group of patients like youth. इसी तरह से जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करें जिनको एडिक्शन होती है, उनके साथ जो है वो वन टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और उनको जो है वो रिकवरी की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ जो काउंसलर हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस एरिया में और इनका जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो यूथ के साथ होता है कि ये लोग जो हैं वो यूथ के साथ डील कर रहे होते हैं और उन लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं जो एडिक्शन की पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं कि काउंसलर की जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है। काउंसलर वर्क विद दो स्ट्रगल विद एडिक्शन कि ये लोग जो है वो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सुनते हैं एंड ऑफन यूज मेथड लाइक 12 स्टेप प्रोग्राम टू हेल्प दोज पीपल टुवर्ड रिकवरी एंड दिस इज़ अ लीगल सिस्टम इज़ इन्वॉल्व विद एनी क्लाइंट। द काउंसलर में reported on program to a judge. They also meet with clients in recovery and often help them to restart career, finding jobs, improve their situations and refer them to program will help them continues to improve since family and friends and also feel the effect of addiction. Substance abuse counselors may be conceal family and friends as well as कि इसी तरह से जो काउंसलर होता है उसका काम ये होता है कि ऐसे लोगों की हेल्प करना जो एडिक्शन के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनना, उनके प्रॉब्लम को सुनने के बाद उनके लिए जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान करना, एक प्रोग्राम जो है वो उनको बना के देना जो क्लाइंट को रिकवरी की तरफ लेके जाए, जो क्लाइंट को जो है वो अपना करियर, अपनी लाइफ जो है वो रीस्टार्ट करने में हेल्प करे कि वो अपनी सोशल, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगेन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके।
एंड नाउ वी सी द क्वालिटीज़ ऑफ अ सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर के जो सब्सटेंस अब्यूज़ को डील कर रहा होता है काउंसलर, उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट वन पे है गुड लिसनिंग स्किल्स के एक सब्सटेंस अब्यूज़ जो काउंसलर है उसके पास गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज गुड लिसनिंग स्किल्स आर अ की। अगर काउंसलर जो है वो एक गुड लिसनर नहीं होगा तो वो कभी भी जो है वो अपने पेशेंट के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसे जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के रीजंस जो है वो पता नहीं चल पाएंगे जब तक वो अपने पेशेंट को सही तरह से सुनेगा नहीं। इसी तरह से जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर के लिए। द सेकेंड मेन क्वालिटी दैट इज़ एज आर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर है उसके पास कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पे जो है वो उसको ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग ट्रस्ट के सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर जो है वो उसको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उसको जो है वो गिविंग एंड रिसीविंग ट्रस्ट वाला होना चाहिए कि उसे जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करना आता हो, रेपो बिल्डअप जो है वो करना आती हो अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। क्योंकि जब तक क्लाइंट जो है वो अपने काउंसलर पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सही तरीके से काउंसलर को नहीं बताएगा, वो खुल के जो है वो अपने बिहेवियर की जो जस्टिफिकेशन है वो नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से रेपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट गिविंग एंड रिसीविंग वाला जो पॉइंट है वो एक काउंसलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बगैर जो है वो काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसी तरह से एंड हार्ड वर्किंग टू हेल्प क्लाइंट फाइंड द राइट ट्रीटमेंट प्लान इज़ अ पैरा अमाउंट इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब बट आल्सो क्विट रिवॉर्डिंग। किसी तरह से जो काउंसलर है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करना, अपने पेशेंट को जो है वो इस काबिल बनाना कि वो इस ट्रीटमेंट प्लान पे काम कर सके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। एंड नाउ वी सी द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर बनने के लिए कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ जो है वो रिक्वायर होती हैं, या कौन सा जो है वो एजुकेशन का लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। थ्रू इट इज़ अ पॉसिबल टू बिगिन अ कैरियर एज अ सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर विदाउट अ मास्टर डिग्री, बट द बेस्ट बिट ऑफ अचीविंग दिस करियर इज़ टू गेट द राइट एजुकेशन। अ मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। कि एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए काउंसलिंग में, और मास्टर डिग्री के साथ साथ उसके पास जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट को जो है वो सही तरीके से डील कर सके। इसी तरह से विदाउट क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो अपने पेशेंट को सही तरीके से डील नहीं कर पाएगा और अपने पेशेंट की जो है वो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए ना सिर्फ मास्टर डिग्री का होना काउंसलिंग में होने के साथ साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस का होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ द वर्क सेटिंग के जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स होते हैं वो किन सिटिंग्स में काम करते हैं। वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में जो है वो अपने पेशेंट्स को, जो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स उनके पास आते हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के पेशेंट्स उनके पास आते हैं, उनको डील करते हैं एज अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे। और इसके अलावा दूसरे जो होते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी जो है वो ये लोग काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ सम काउंसलर वर्क डायरेक्टली फॉर हॉस्पिटल्स वाइल अदर में ओपन एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस। Counselor also work in tandem with the detention center like as a jail or a prison। इसी तरह से जो सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर्स होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे भी काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ भी जो है उनकी एसोसिएशन होती है, और ऐसे लोग जो हैं वो जेल में या फिर ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जो है वो ड्रग एडिक्शन के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। And now we see the responsibility of substance abuse counselor. The first one is the major effect of substance abuse के first one पे जो उसकी responsibility है वो ये है कि substance abuse का effect देखना कि उसका major effect जो है वो क्या आ रहा है। substance abuse जो है वो किस तरह से एक patient की social life को, उसकी physical life को, emotional life को, उसकी social and spiritual life को किस तरह से जो है वो damage कर रही है, किस तरह से effect कर रही है। The second one is what are the major models and theories of addiction and substance abuse के एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज़ की मेजर थेरीज एंड मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन सी रीजंस जो हैं वो उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर ड्रग एडिक्शन की जो है वो दी गई हैं, इस चीज़ को देखना। द थर्ड वन इज़ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ काउंसलर हु वर्क विद सब्सटेंस अब्यूज़ के थर्ड पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर की आ जाती है कि काउंसलर को जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाना है अपने पेशेंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए।
जो सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो यूज़ कर रहा है या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर का जो है वो पेशेंट है। And now we see the major substance, the major categories of a substance. The first one is the most common substance that are classified as a depressed and the major effect of marijuana on the body, and how does narcotics differ from the body than marijuana and the stimulants. अब जो substance abuse की major categories में उसमें जो first one पे है वो depressed आ जाती हैं कि कुछ drugs जो हैं वो इंसान को depression की तरफ लेके जाती हैं, sadness की तरफ लेके जाती हैं। इसी तरह से कुछ drugs जो हैं वो ऐसी होती हैं जो इंसान को स्टिमुलेंट कर देती हैं, स्टिमुलेशन की तरफ जो है वो लेके जाती हैं, ब्रेन एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, ब्रेन में जाके ऐसे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं या फिर ऐसे हार्मोनल चेंजेस जो है वो लेके आती हैं जिससे ब्रेन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद द थेरीज़ ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ के थेरीज़ जो हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द साइकोलॉजिकल थेरी ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। साइकोलॉजिकल थेरी में क्या है कि साइकोलॉजिकल रीजंस को एंड कॉजेज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि एक बंदा जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर का पेशेंट है या फिर ड्रग एडिक्ट है, तो उसके पीछे जो है वो क्या बिहेवियरल कॉजेज़ होंगे, क्या साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होंगे, उस चीज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल थेरीज़ में ये देखा जाता है कि पेशेंट की जो है वो पर्सनालिटी की टाइप क्या है, किस पर्सनालिटी की टाइप से जो है वो बिलोंग करता है, उसका जो है वो माइंड सेट जो है वो क्या है, उसके कॉन्शियस अनकॉन्शियस को देखा जाता है, उसके बिहेवियर को देखा जाता है, उसकी जो है वो साइकोलॉजिकल रीजनिंग को जो है वो डिफ़ाइन करने की जो है वो की जाती है साइकोलॉजिकल थेरीज़ ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ में। उसके बाद सोशो कल्चरल थेरी आ जाती है। अब सोशल कल्चरल थेरी में इंडिविजुअल का जो कल्चर है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, उसकी जो एबिलिटी है, उस चीज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ इश्यूज़ के पीछे कौन से उसके कल्चरल फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इसको ट्रिगर कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल एंड सोशो कल्चरल रीजंस हैं जो उसको जो है ड्रग एडिक्शन की तरफ या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जो है वो लेके जा रही हैं। इसी तरह से हाउ वुड पिक थेरी टू यूज़ इन योर काउंसलिंग प्रैक्टिस, कि इसी तरह से सोशल कल्चरल थेरी में ये है कि कौन सी थेरी या फिर कौन सी काउंसलिंग प्रैक्टिस जो है वो हम उसको पिकअप करते हैं और उसको जो है वो उस चीज़ पे अप्लाई करते हैं, पेशेंट पे जाके अप्लाई करते हैं और उनको जो है उनके लिए जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद है सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग प्रोसेस, कि सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, किन स्टेप्स को जो है वो देखा जाता है। इसमें द फर्स्ट वन इज़ द मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन, व्हेन शुड काउंसलर यूज़ इट, कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसकी जो है वो मेडिकेशन करनी है, उसको मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाना है कि वो मेडिसिन का जो है वो यूज़ करके अपनी जो एडिक्शन की हैबिट है उसको जो है वो कम कर सके, सब्सटेंस का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कम करवाया जा सके, उसको जो है वो मेडिकल जो मेडिकेशन है उसके थ्रू जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जो है वो लेके जाया जा सके। उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन शुड वी हॉस्पिटलाइज अ क्लाइंट, कि हमने जो है वो अपने क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज कब करना है, कब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, क्या उसको जो है वो रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू जो है वो ठीक किया जा सकता है या उसको एक प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन की जो है वो ज़रूरत होती है। उसके बाद द थर्ड point, that is what are the residential treatment program and what should be a benefit to sending a client to the residential treatment program versus a day treatment program। अब इसमें है कि अगर पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा तो उसके लिए एक रेजिडेंशियल प्लान जो है वो बनाया जाता है, एक रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है जिसके थ्रू जो है वो पेशेंट को उसके घर पे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी जो है वो होमवर्क टाइप की जो है वो चीज़ें जो है वो दी जाती हैं जिसके थ्रू जो है वो एडिक्शन से जो है वो दूर होता है। और इसी तरह से अगर जिन पे जो है वो ये रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई नहीं किया जाता उनके लिए जो है वो डे ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्लान किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि वो डेली अपॉइंटमेंट होती है काउंसलर के पास, डेली जो है वो आपको काउंसलर के पास जाना होता है, डेली जो है वो उससे इंटरवेंशन जो है वो लेनी पड़ती है।
एंड नाउ वी सी द सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग गोल्स कि काउंसलिंग सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग के जो है वो गोल्स कौन कौन से होते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अ काउंसलिंग प्रोफेशनल बिलीव दैट एब्सेंटीज शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ अ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का जो सबसे प्राइमरी गोल है वो ये है कि हमने अपने पेशेंट को जो है वो परहेज़ करना सिखाना है, उसको एडिक्शन से दूर लेके जाना है, वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस जो वो यूज़ कर रहा है उस चीज़ से जो है वो उसको दूर करना है, उसको परहेज़ जो है वो सिखाना है। तो बेसिकली सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग का मेजर एंड सबसे बड़ा गोल जो है वो अपने पेशेंट को एब्सेंटीज़ की तरफ लेके जाना और उसको जो है वो परहेज़ सिखाना कि उस चीज़ से जो है वो दूर है, उस चीज़ को जो है वो दोबारा यूज़ ना करे। इसी तरह से द सेकंड गोल इज काउंसलिंग शुड नॉट फोकस्ड ऑन द सब्सटेंस यूज़ बट आल्सो रीजंस एंड ट्रिगर्स फॉर सब्सटेंस यूज़। इसमें है कि काउंसलिंग जो है वो जस्ट इस पे फोकस नहीं करती कि सब्सटेंस का जो है वो यूज़ किया जा रहा है, बल्कि वो इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि सब्सटेंस यूजेस के पीछे रीजंस जो है वो क्या हैं और इसके ट्रिगर्स जो है वो क्या हैं, कौन कौन सी ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन कौन सी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से क्लाइंट जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा रहा है, वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो उसके रीजंस को और उसके ट्रिगर्स को कंसिडर करना भी ये भी काउंसलिंग का ही गोल है। एंड नाउ वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग कि कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं काउंसलिंग में जो सब्सटेंस अब्यूज़ क्लाइंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट पे है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग, जो सेकंड पे है वो ग्रुप काउंसलिंग, जो थर्ड पे है वो फैमिली काउंसलिंग एंड द फोर्थ वन इज़ रिलैप्स प्रिवेंशन। अब फर्स्ट वन जो है इंडिविजुअल काउंसलिंग, इसमें जो है वो एक इंडिविजुअल को लिया जाता है, जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, उसकी जो है वो काउंसलिंग की जाती है, उसको जो है वो इंटरवेंशन दी जाती हैं, उसकी जो है वो केस हिस्ट्री ली जाती है। तो बेसिकली जो हमारी काउंसलिंग का जो फोकस होता है वो जस्ट एक इंडिविजुअल पे होता है। इसी तरह से ग्रुप काउंसलिंग है। अब ग्रुप काउंसलिंग में जो एडिक्शन का पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको जो है वो एज आ ग्रुप उसकी काउंसलिंग की जाती है। एज आ ग्रुप में उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके सोशल सर्कल्स के जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं। उसमें ये देखा जाता है कि वो किन सोशल सेटिंग्स में जो है वो जाता है, बैठता है, किन फ्रेंड्स के साथ मिलता है, क्या वो फ्रेंड्स उसको जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको जो है वो प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह से एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिसमें जो है वो तमाम ग्रुप्स को उस पेशेंट से रिलेटेड जितने भी लोग आ रहे हैं उसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है उसमें फैमिली काउंसलिंग है कि फैमिली काउंसलिंग में हमारे पास जो पेशेंट, जो क्लाइंट, जो ड्रग एडिक्ट आ रहा है उसकी फैमिली को जो है वो कंसीडर करना है, उसकी फैमिली मेंबर्स जो है वो उसकी लाइफ में एक अहम रोल प्ले करते हैं, उनको जो है वो कंसीडर करना है, उनको लेके आना है, उनकी हेल्प के थ्रू एक फैमिली सपोर्ट जो है वो क्रिएट करनी है और इस तरह से जो है वो उसकी काउंसलिंग करनी है। और फैमिली काउंसलिंग में जो है वो फैमिली सिस्टम की जितनी भी टेक्निक्स हैं काउंसलिंग की वो सारी इसमें आ जाती हैं। वो सारी जो है वो फैमिली सिस्टम की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो पेशेंट को जो है वो रिकवर करने के लिए अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन है कि रिलैप्स प्रिवेंशन की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स को जो है वो ठीक करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन जो है वो होती क्या है। रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट्स प्राइमरली ट्रीटेड एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज बट आल्सो ट्रीटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड OCD। रिलैप्स प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली CBT की ही एक फॉर्म है। इसमें जो है वो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट को जो है वो डील किया जाता है, सब्सटेंस अब्यूज़ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी या फिर ये काउंसलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि रिलैप्स जो है वो होता क्या है। रिलैप्स जो है वो किस तरह से अकर होता है। अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यूजिंग ड्रग्स कैन मेक मिस्टेक्स, फील बैड एंड स्टार्ट यूजिंग अगेन। This return to the drug use is called a relapse. Relapse is common and normal but happen to a lot of people recovering from drug addiction. People will often have one or a more relapses along the way. अब रिलैप्स जो है वो क्या है कि बेसिकली एक पेशेंट जो है वो ड्रग यूज़ कर रहा है, अब वो उस ड्रग को यूज़ भी कर रहा है एंड देन यूज़ करने के बाद उसे फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे जो है वो बैड फील होता है, लेकिन अपनी गलती को कंसिडर करने के बावजूद उसको जो है वो अगेन यूज़ जो है वो उसका स्टार्ट कर देता है। वो फिर से जो है वो ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है। ड्रग लेने के बाद फिर उसे फील होता है कि मैंने गलती की है, मैंने गलत किया, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, लेकिन ये सोचने के बावजूद भी जो है वो अगेन ड्रग का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो रिलैप्स कहते
कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक बिहेवियर को स्टॉप नहीं कर पा रहा, स्टॉपिंग का सोचने के बावजूद भी वो उस चीज़ को जो है वो अगेन यूज़ कर रहा है। अब जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये रिलैप्स जो है वो पेशेंट के साथ 1 से 2 बार या इससे भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है वो हमारे पास आता है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो बताता है, वो विलिंग होता है ड्रग को छोड़ने के लिए कि मैंने जो है वो अब ड्रग जो है वो यूज़ नहीं करनी, और कुछ दिनों के लिए वो छोड़ भी देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो दोबारा उस चीज़ को जो है वो यूज़ करने लग जाता है, दोबारा यूज़ करने लग जाता है। फिर इसी तरह से वो जो है वो सोचता है कि अब मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, या फिर नहीं जो है वो यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगेन उस चीज़ को यूज़ करता है। तो इस चीज़ को जो है वो रिलैप्स कहा जाता है। तो रिलैप्स प्रिवेंशन जो है ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। रिलैप्स प्रिवेंशन के थ्रू जो है वो पेशेंट को जो है वो रिकवरी की तरफ लाया जाता है, और उसको जो है वो ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए जो है वो सजेस्ट किया जाता है कि इसको जो है वो इस पे जो है ये ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अप्लाई करना है रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए। एंड नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज यूथ एंड सब्सटेंस अब्यूज़, कि why is youth and substance abuse is increasingly important issue in substance abuse counseling, and why do you think that issue has increased steadily in attention from 1916, and remember that the substance abuse usually began in pre-adolescence and adolescence years। अब इसमें क्या है कि जो substance abuse है और youth का जो रिलेशन है उसको देखा जाता है कि youth जो है वो बहुत ज़्यादा substance abuse की तरफ जाती है, जो substance related disorders हैं वो youth में जो है वो ज़्यादा देखने में आते हैं। इसी तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो यूथ पे कैसे अप्लाई की जाए, यूथ को जो है वो कैसे रिकवरी की तरफ लाया जाए, ये जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ रिलेटेड काउंसलिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। और इसके बाद ये है कि जो सब्सटेंस अब्यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादातर प्री अडोलसेंस या फिर अडोलसेंस के होते हैं। इस एज क्राइटेरिया से जो है वो रिलेटेड लोग जो हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाते हैं और उसको जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक बार जो है वो लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमने ये देखा कि सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ जो काउंसलर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर जो है वो क्या होती हैं, कि एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, वर्क सेटिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं, ये हमने देखा। उसके बाद देखा कि सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग के जो हैं वो गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग की जो है वो टाइप्स देखी, जिसमें जो है वो ये देखा कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। उसके बाद जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ एंड यूथ का जो है वो रिलेशन देखा कि किस तरह से जो है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं, किस तरह से जो है वो एक काउंसलर, एक सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करता है सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग के प्रोसेस में। एंड नाउ इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।